वही आदित्य सिगरेट निकाल सवाल करता है, तुम सिगरेट पीते हो? इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, बस 2 बार ट्राई किया हूँ। ये सुन आदित्य के होंठों पर हल्का मुस्कान आ जाता है। वही बाहर सुन रहा अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मुझे आदित्य पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मेरे मोक्ष से सिगरेट पीता है कि नहीं ये पूछ रहा है। वही आदित्य सिगरेट मोक्ष की तरफ बढ़ा कहता है, पीना है? ये सवाल सुन मोक्ष देखता है, फिर कहता है, नहीं, मुझे बस ड्रिंक पसंद है। ये सुन आदित्य बेड पर बैठ जाता है और सिगरेट जला उसके कस लेते हुए मुस्कुराकर कहता है, तो नेक्स्ट टाइम एक साथ ड्रिंक करेंगे, ओके? इस बात पर मोक्ष एग्री हो जाता है, ओके। तभी आदित्य कहता है, खड़े क्या हो, बैठ जाओ। ये सुन मोक्ष बैठ जाता है। वही अनिरुद्ध का मन कर रहा था वो अंदर चले जाए, पर उसे अभी बस ये चाहिए था कि मोक्ष मान जाए। और आदित्य का बात करने का तरीका और बिहेवियर अजीब है, पर वो अपने बात को किसी के दिमाग में डालने में कामयाब हो जाता है। तो वो ये भरोसा रखे इंतजार कर रहा था। वही रूम के अंदर आदित्य कहता है, कब तक यहाँ रहने का प्लान है? सवाल सुन मोक्ष अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, पता नहीं। इस जवाब को सुन आदित्य कहता है, क्या इंग्लिश सॉन्ग गाना लिखना तुम्हें हिंदी से ज्यादा पसंद है? इस सवाल पर मोक्ष ना में सिर हिला देता है। तो आदित्य कहता है, फिर अमेरिका क्यों? सवाल सुन मोक्ष कहता है, बस कोक ज्यादा था। ये सुन आदित्य हंसने लगता है और सिगरेट की कस लेने लगता है। वही आदित्य को ऐसे हंसता देख मोक्ष उसे देखने लगता है। तभी आदित्य कहता है, इंडिया चलो, स्कोप में दिलवा दूंगा यहाँ से बहुत ज्यादा। इस बात को सुन मोक्ष कहता है, नहीं, मैं अपने मेहनत से करना चाहता हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, तब तो तुम बेवकूफ हो। ये सुन मोक्ष आदित्य को देखने लगता है। वही आदित्य की बातें सुन अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। तभी आदित्य कहता है, बैक सपोर्ट कितना ही क्यों ना मिले, मंजिल उसे ही मिलती है जो मेहनत करता है। आदित्य जब ये कहता है तो अनिरुद्ध का गुस्सा शांत होता है। तभी आदित्य कहता है, और दूसरी बात, इंसान तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है जब इंसान वो काम करे जिसे करने में उसे खुशी मिलती हो। और तुम्हें इंग्लिश सॉन्ग से ज्यादा हिंदी सॉन्ग में मजा आता है, इसलिए तुम यहाँ रहकर इंडिया बार में जाकर गाया करते हो। ये सुन मोक्ष आदित्य को हैरानी से देख सवाल करता है, आपको कैसे पता? सवाल सुन आदित्य कह पड़ता है, जैसे वैसे ये सब जाने दो। तुम जिस रीजन के लिए यहाँ आए हो, मुझे नहीं लगता वो रीजन के लिए इतना बड़ा फैसला लेना तुम्हारा सही था। मोक्ष हैरानी से आदित्य को देखता है। तभी आदित्य कहता है, तुम्हारे मॉम डैड बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, इसलिए वो सुसाइड कर लिए। इसमें अनिरुद्ध का गलती नहीं है। किसी एम्प्लॉय के खिलाफ सबूत होगा तो वो भले कल्प्रिट हो ना हो, जेल जाना होगा। पर तुम्हारे डैड ने कुछ गलती नहीं किया था, तो उन्हें लोगों का सामना करना चाहिए, ना कि सुसाइड। और तुम उस सुसाइड के लिए अनिरुद्ध को ब्लेम करोगे तो सही नहीं है। जब ये सब हुआ था तब हम अच्छे दोस्त थे, और मैं आज तक अनिरुद्ध के जितना जाना हूँ वो ये है कि वो कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं कर सकता है। और वो तुम्हें अनाथ आश्रम में दे सकता था, पर वो तुम्हें अपने पास रखा, और सिर्फ रखा ही नहीं बल्कि तुम्हें फैमिली का हिस्सा बनाया। तुम्हें जो चाहिए होता वो हर एक डिमांड सभी ने पूरा किया है। नैना तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार की है। तुम्हें पता है वो कभी बेबी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें तुम मिल गए थे, पर फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई और एबॉर्शन करना उन्हें ठीक नहीं लगा। तब भैया ने उन्हें समझाया था कि कभी भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस हो रहा है। अनिरुद्ध ने कोई गलती नहीं किया, पर वो रिग्रेट में रहा, और वो और उसकी फैमिली तुम्हें जो प्यार और अपनापन दिए है वो इसलिए नहीं कि वो रिग्रेट में थे, बल्कि वो तुम्हें सच में अपना मानते हैं। ये सारी बातें सुन मोक्ष के आंखों में आंसू आ जाता है और वो उदासी से भरी आवाज में सवाल करता है, आपको इतना कुछ कैसे पता है? इस सवाल पर आदित्य मोक्ष के आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए कहता है, कहा ना हम अच्छे दोस्त थे, और भले अभी दुश्मनी हो फिर भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। और मुझे ये भी पता है अनिरुद्ध तुमसे बहुत प्यार करता है। मोक्ष, मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे ये प्यार व्यार बस टाइम वेस्ट लगता था। पर जय के आने के बाद पता चला प्यार किसे कहते हैं और प्यार से दूर होना कितना तकलीफ देता है। आदित्य की बातें सुन मोक्ष आदित्य को बड़े गौर से देखे जा रहा होता है। तभी आदित्य मोक्ष की तरफ देख कहता है, हमें सिर्फ एक ही लाइफ मिलता है, इस लाइफ में जो चाहिए उसे अपने हाथ से जाने मत दो। और हाँ, अगर अनिरुद्ध को नाराजगी ही दिखाना है तो मुंबई में रहकर अलग रहो। लास्ट बात जब आदित्य ये कहता है तो अनिरुद्ध, जिसके ख्याल आदित्य के लिए अभी अभी बदले थे, वो फिर गुस्से में भर जाता है। वही मोक्ष कहता है, आदित्य भैया मुझे समझ आ गया है, और मैं नाराजगी के लिए अनिरुद्ध से दूर नहीं रहना चाहता, बस इसलिए दूर रहना चाहता क्योंकि मैं पहले अपना करियर नाम बनाना चाहता हूँ। आपका ये आइडिया सही है, मुंबई में रहकर मैं अलग रहूं और पहले अपना करियर बना लूं ताकि मैं भी अनिरुद्ध के काबिल बन सकूं। ये सुन अनिरुद्ध को बहुत खुशी मिल रहा होता है कि वो उसके लिए काबिल बनना चाहता है। वही आदित्य कहता है, गुड डिसीजन, वेल खाना खाने चले, मुझे बहुत भूख लगा है।
ये सुन मोक्ष खड़ा हो आदित्य के पास जा उसके गले से लग जाता है तो आदित्य एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही अनिरुद्ध को जलन हो रहा होता है। तभी मोक्ष कहता है, मैं अब तक बहुत कंफ्यूज्ड था, मुझे क्या करना है, पर भैया आपसे बात करके अच्छा लगा। इतना कहने के बाद वो आदित्य से दूर हो जाता है। तभी आदित्य कहता है, तुम्हें जब भी बात करना हो मुझे कॉल कर सकते हो, हम मिलकर फिर ड्रिंक करते हुए बातें करेंगे। ये सुन मोक्ष कहता है, ओके। वही अनिरुद्ध वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा मासूम मोक्ष आदित्य की तरह बने। ये सब कहते हुए वो चला जाता है। वही मोक्ष आदित्य के साथ बाहर आ जाता है, फिर सभी साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मोक्ष कहता है, मैं इंडिया चलने के लिए रेडी हूँ, पर मैं अपने बैंड को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो क्या मैं अमेरिका आकर अपने बैंड के साथ भी गाना गा सकता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं सब सेटल कर दूंगा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पूरे बैंड को वहाँ ले जाऊँ तो, और तुम्हारा जो ग्रुप में उसमें तुम लोग इंग्लिश हिंदी सॉन्ग का अच्छा कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अनिरुद्ध का ये आइडिया मोक्ष को बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन यहाँ कुछ काम सेटल करना है जाने से पहले, इसलिए मोक्ष और अनिरुद्ध यही रुक जाते हैं। बाकी सब इंडिया जाने के लिए निकल चुके थे। मेंशन में मोक्ष और अनिरुद्ध अकेले थे। हॉल में सोफे पर दोनों बैठे थे और खामोशी छाया हुआ था। तभी अनिरुद्ध मोक्ष को देखता है तो मोक्ष भी अनिरुद्ध को देखता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, क्या आप भी नाराज हो। इस सवाल को सुन मोक्ष अपने सिर को ना में हिला देता है तो अनिरुद्ध खड़ा हो मोक्ष के पास जाता है और बगल में बैठ जाता है तो मोक्ष की धड़कनें बढ़ने लगती है। तभी अनिरुद्ध अपने हाथ को मोक्ष के हाथ में रखता है तो मोक्ष कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं। वो रुक जाता है तो अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके आंखों में देखने लगता है तो अनिरुद्ध उसके आंखों में देखते हुए कहता है, पर क्या। सवाल सुन मोक्ष उसके आंखों में देख बहकने लगता है, पर फिर खुद को संभालते हुए कहता है, मैं अपना करियर बना लूं तब मैं मेंशन में आ जाऊंगा, उससे पहले मैं अकेला रहना चाहता हूं। मोक्ष की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं तुम्हारा हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बस एक बार कह दो यू लव मी और मैं अब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। ये सुन मोक्ष अपने बड़े बड़े आंखों से अनिरुद्ध को देखने लगता है तो अनिरुद्ध फिर कहता है, कहो। तो मोक्ष अनिरुद्ध के आंखों में खोता हुआ कहता है, आई लव यू, मैं अभी भी आपका बॉयफ्रेंड हूं और हमेशा रहूंगा। ये सुनते ही अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में भर लेता है, फिर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। 23 घंटे की सफर के बाद वो सब इंडिया पहुंच जाते हैं। अभी सुबह का वक्त हो रहा था। इंडिया में सभी अपने अपने मेंशन चले जाते हैं। वही विहान अपने मेंशन जा रचना को कॉल करता है तो रचना कॉलेज में थी, इसलिए कॉल कट कर मैसेज सेंड करती है, मैं अभी कॉलेज में हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद विहान, ओके मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ये मैसेज टाइप कर वो भेज देता है। वही रचना मैसेज पढ़ने के बाद उसके मन में मिक्स फीलिंग आने लगता है। तभी माही रचना को कुछ सोचता देख कहती है, क्या हुआ रचना, प्रोफेसर तुझे ही देख रहे हैं। ये सुन रचना प्रोफेसर को देखती है, फिर माही को और कहती है, कुछ नहीं, बस सोच रही थी मोक्ष और अनिरुद्ध भैया ठीक है कि नहीं, विहान आ गए हैं। तो माही कहती है, ठीक होंगे तभी तो आए हैं। पहले रचना को खोया हुआ और अब उसे और माही को बात करता देख प्रोफेसर गुस्से में दोनों का नाम लेते हैं तो दोनों शांत हो झट से खड़ी हो जाती है। तभी प्रोफेसर चिल्लाकर कहता है, दोनों क्लास से बाहर निकल, अपने कान पकड़ खड़े रहो। ये सुन पूरा क्लास हंसने लगता है। वही जय दोनों को देखता है और दोनों एक दूसरे को फिर मासूमियत से कहती है, सॉरी प्रोफेसर। ये सुनने के बाद भी प्रोफेसर दोनों को बाहर निकाल देता है तो दोनों को ना चाहते हुए भी बाहर जा अपने कान पकड़ खड़े होना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट आ जा रहे थे वो दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी माही कहती है, कॉलेज स्टूडेंट को ऐसा पनिशमेंट कौन देता है। माही ये कही होती है तभी विराज उसके क्लास के पास आता है और विराज को देख रचना कुछ नहीं कहती है और रचना और माही विराज को आता देख हैरान हो जाते हैं। वही माही तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। तभी विराज वहां दोनों को ऐसे खड़े देख सवाल करता है, क्या हुआ, पनिशमेंट क्यों मिला है। सवाल सुन माही तो कुछ कह नहीं पाती है। वही रचना कहती है, हम बात कर रहे थे। इस बात को सुन विराज के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, दोबारा मत करना। इतना कह कॉलेज डोर के पास जा खड़ा हो जाता है तो क्लास की सारी लड़कियां विराज को देखती रह जाती है। विराज इतना हैंडसम था ही। तभी आदित्य भी आता है और आदित्य को आता देख माही रचना एक दूसरे को देखती है, फिर अपने मन में कहती है, अब आदित्य भैया क्यों आए हैं। दोनों के मन में ये सवाल चल रहा होता है। वही आदित्य दोनों को देखता है और अपनी बहन के पास आ कहता है, मुझे नहीं पता था तुम कॉलेज में इतनी बदमाशी करती हो कि तुम्हें पनिशमेंट मिलता है। ये सुन माही कुछ कहने को थी पर आदित्य आगे बढ़ जाता है तो माही ये देख अपना मुंह बना कहती है, हमेशा अपना बात कहकर चले जाते हैं।
वही रचना तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वही आदित्य विराज एक दूसरे को देखते हैं, तभी विराज भी समझ जाता है जिस काम के लिए वो आया है उसी काम से ये भी आया होगा। वही जय चाबी लेकर आ जाता है और आदित्य को देख प्रोफेसर तो दंग रह जाते हैं। वही आदित्य क्यों आया है सभी सोच रहे होते हैं। वही लड़कियां तो बस आदित्य और विराज में खोई थी। तभी विराज चाबी लेने को था पर आदित्य ले मुस्कुरा कर जय को देखता है, फिर प्रोफेसर से कहता है दोनों को क्लास के अंदर बैठने दो। ये सुन विराज आदित्य को देख अपने मन में कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता है, हर जगह बस अपना रोब झाड़ना है इसे। वही प्रोफेसर बाहर आ रचना और माही को अंदर आने को कहता है। प्रोफेसर भूल गया था जिस लड़की को वो बाहर निकाला है वो आदित्य दीवान की बहन है। प्रोफेसर अंदर आने को कहता है, साथ ही माफी भी मांगता है। तो इट्स ओके कह आदित्य जाने लगता है तो विराज भी आखिर में जाने लगता है। फिर कुछ दूरी आने के बाद विराज कहता है आदित्य दोनों ने कुछ किया होगा तभी दोनों को पनिशमेंट मिला था। इस बात को सुन आदित्य कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। आदित्य की बातों को सुन विराज के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं। वो आदित्य के साथ बाहर आ जाता है, फिर दोनों अपने अपने कार में जा बैठ निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ विक्रांत फ्रेश हो बाहर आता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी विक्रांत का फोन बजता है तो विक्रांत अपने फोन को जा बेड से उठा लेता है। फिर स्क्रीन पर प्रिंसेस नाम देख वो मुस्कुराते हुए कॉल उठा अपने कान में लगा लेता है और अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है हेलो प्रिंसेस। विक्रांत के आवाज को सुन अनाया मुस्कुराते हुए कहती है हेलो, आप पहुंच गए और आपने कुछ खाया कि नहीं या काम के लिए पहुंच गए। अनाया की बातों को सुन विक्रांत कहता है बेबी बस रेडी हो रहा हूं और नाश्ता कर निकलूंगा। ये सुन अनाया कहती है मतलब आप आराम नहीं करोगे, रात को भी आप सोए नहीं थी, सुबह भी जल्दी उठ गए और फोन में किसी के साथ लगे काम की ही बातें कर रहे थे। अनाया की बातों को सुन विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है मुझे नहीं पता था मेरी प्रिंसेस इतना ध्यान देती है मुझ पर। ये सुन अनाया कहती है हाँ देती हूँ, अब आप कंपनी ना जा आराम करो। ये बात सुन विक्रांत अपने प्यार से भरे आवाज में सेडेक्टिव तरीके से कहता है मुझे आराम तो तभी मिलेगा जब तुम मेरे साथ सोओगी। ये सुन अनाया का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती है बेशर्म इंसान। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देती है। वही विक्रांत कॉल कट होता देख अपने कान से हटा कहता है बस सोने साथ कहा था, पता नहीं सोने का मतलब क्या समझकर मुझे बेशर्म बोली। इतना कहने के बाद मुस्कुराते हुए वो अपने फोन को बैग पर रख शीशे के पास जा टाई पहन अपने बालों को सेट कर अपने कोट पहन बाहर चला जाता है और नाश्ता करने के बाद वो कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ विहान अपने कंपनी पहुंच अपने कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाता है, फिर अपने केबिन में जा बैठ जाता है और सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी केबिन डोर नॉक होता है तो सिगरेट के कस लेते हुए अंदर आने का परमिशन दे देता है तो विहान की असिस्टेंट अंदर आ जाती है और विहान को सिगरेट पीता देख अपने मन में कहती है सर को क्या हो गया है, सर कभी जल्दी सिगरेट पीते नहीं थे पर अब रोज पीने लगे हैं। अपने मन में सवाल करते हुए ये बातें असिस्टेंट कह रही होती है। तभी विहान सवाल करता है क्या हुआ। सवाल सुन असिस्टेंट झट से कहती है सर वो मिस्टर अग्रवाल ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजवाया है। ये सुन विहान कहता है टेबल पर रख दो। इस बात को सुन असिस्टेंट ऐसा ही करती है, फिर केबिन से बाहर जाने लगती है। केबिन से बाहर आने के बाद वो अपने फोन को निकाल चिराग को कॉल करती है तो चिराग जो सोया हुआ था वो नींद में ही कॉल उठा हेलो कहता है तो वो उसे वापस सोने का कह कॉल कट कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, शाम का वक्त हो चुका था। विहान टाइम देखता है, फिर अपना काम खत्म कर वो अपने कार के पास जाता है और ड्राइवर से कार का चाबी ले उसे घर जाने का ऑटो लेकर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल जाता है। कुछ ही वक्त में वो कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, तीनों साथ ही बाहर आ रहे होते हैं। वही विहान कार से लद खड़ा था। जब तीनों विहान को देखते हैं तो विहान के पास आ जाते हैं। तभी पूरा कॉलेज सोचने लगता है इन तीनों का विहान से क्या रिश्ता है। तभी माही कहती है हम बस हेलो कहने आए हैं। ये सुन विहान मुस्कुरा कर कहता है हेलो, तो फिर माही बाय कह जाने लगती है। तभी जय कहता है मैं भी चलता हूँ। तो विहान कहता है रुको मैं ले जाता हूँ। ये सुन जय मना करने को था पर तभी आदित्य आ जाता है और अपना कार को बस रोक देता है। वही कार देख जय कहता है मैं चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। इस बार विहान आदित्य के कार को देख जय को नहीं रोकता है। फिर विहान रचना के लिए कार डोर खोल देता है तो रचना शांति से जा कार में बैठ जाती है। वही विहान भी फिर कार डोर लॉक कर कार में जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है और रफ्तार से आगे बढ़ाने लगता है। कार में शांति छाया हुआ था तो रचना गाना प्ले कर देती है। एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है।
तो विहान रचना की तरफ देखता है, वही रचना भी। फिर रचना झट से अपने नजरों को फेर बाहर की तरफ देखने लगती है तो विहान अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम ये शो नहीं कर रही हो कि तुम्हें अब उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, पर तुम्हें पड़ रहा है। जब तक सब क्लियर नहीं होगा तुम पहले जैसी नहीं हो पाओगी। अपने मन में इतना कहते हुए वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास कार रोक देता है। फिर कार से बाहर निकल रचना की तरफ जा कार डोर खोल देता है तो रचना विहान को देखती है, फिर कार से बाहर निकल जाती है। फिर रचना और विहान दोनों साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। दोनों जब दरवाजे के पास जाते हैं तो गार्ड अपने सिर को झुका आदर से ग्रिट करता है। वही रचना भी रिप्लाई दे देती है तो विहान रचना को देख मुस्कुरा वो भी रिप्लाई दे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद वहां का मैनेजर आता है, वो भी ग्रिट करता है। फिर दोनों को रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम के पास ले जा वहां का दरवाजा खोलता है तो रचना और विहान दोनों साथ अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वेटर जो पहले से मौजूद थे वो चेयर खिसका देते हैं तो विहान और रचना दोनों जा बैठ जाते हैं। फिर वहां से सभी चले जाते हैं तो ये देख रचना कहती है, इन्होंने तो ऑर्डर लिखा ही नहीं। ये सुन विहान कहता है, अपनी आंखें बंद कर 20 तक काउंट करो, ऑर्डर आ जाएगा। ये सुन रचना कहती है, पागल हो क्या, अब मैं बच्ची नहीं हूं जो आप जो कहे उस पर भरोसा कर लूं। ये बात सुन विहान कहता है, हाँ मुझे पता है बच्ची नहीं हो, इसलिए अब तक तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं हुआ है। ये सुन रचना विहान को देखने लगती है, वही विहान भी रचना के आंखों में देख रहा होता है। फिर रचना अपने नजरों को झट से फेर लेती है तो विहान अपने चेयर को रचना के पास ले जा बैठ जाता है। विहान के इतने करीब आने से रचना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी विहान रचना के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरता है तो रचना अपने नजरों को उठा विहान की तरफ देखती है। रचना की बड़ी बड़ी आंखों में खोया विहान कहता है, रचना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें तो सबके आंखों में उसका सच्चा प्यार है कि नहीं नजर आ जाता है ना, तो मेरे आंखों में देख अपने लिए सच्चा प्यार महसूस क्यों नहीं कर रही हो। अगर तुम्हारे मन में जैस्मिन को लेकर कुछ भी मेरे लिए डाउट्स है तो मैं अब से उसका चेहरा भी कभी नहीं देखूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन रचना को अंदर से बहुत सुकून मिल रहा होता है। वो विहान को देखने लगती है और कुछ कहने को थी तभी दरवाजा खुलता है तो विहान अपने हाथ को नीचे कर लेता है। वही रचना अपने चेहरे को घुमा लेती है तभी वेटर वहां आदेश टेबल पर रख सर्व करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ आदित्य जय को घर ले आता है तो जय अपने शीट बेल्ट को खोल आदित्य की तरफ देख सवाल करता है, आप कंपनी जा रहे हो। इस सवाल को सुन आदित्य हाँ कहता है तो जय आदित्य के करीब जा उसके गाल में झट से किस कर कार से निकल भागते हुए जाने लगता है। वही आदित्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो कार स्टार्ट कर कार को घुमा कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे विक्रांत का कॉल आता है तो वो फोन उठा अपने कान से लगा लेता है और कहता है, हाँ विक्रांत। आदित्य की बातों को सुन विक्रांत कहता है, मिल सकते हो। ये बात सुन आदित्य कहता है, ओके, कहा। इस सवाल पर विक्रांत कहता है, वही जहां हम मिलते हैं। ये सुन आदित्य ओके कहता है। फिर कॉल कट कर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है तो उसका असिस्टेंट कॉल उठा लेता है तो आदित्य उसके बोलने से पहले ही कह पड़ता है, मीटिंग कैंसिल कर दो। ऑर्डर देने के बाद आदित्य कॉल कट कर देता है। फिर कार बार की तरफ ले जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद बार आ जाता है। बार के आने के बाद वो अपनी कार को रोकता है। फिर अपनी कार से बाहर निकल वो बार के वीआईपी साइड से अंदर जाने लगता है। बार के अंदर आने के बाद वो वीआईपी रूम की तरफ जाता है तो दरवाजे के बाहर खड़ा गार्ड दरवाजा खोल देता है तो आदित्य अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद वो विक्रांत को बैठा देखता है तो उसके बगल में जा बैठ जाता है और सवाल करता है, क्या हुआ विक्रांत। सवाल सुन विक्रांत आदित्य की तरफ देख कहता है, वो मुझे कुछ आइडिया चाहिए। ये सुन आदित्य अपने लिए सिगरेट जला विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए सवाल करता है, किस चीज के लिए आइडिया चाहिए। तभी विक्रांत सिगरेट देख कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, अनाया को पसंद नहीं है। ये सुन आदित्य सिगरेट रख कस लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, इतना तो तुमने आज तक अपने पेरेंट्स का भी बात नहीं सुना है जितना अनाया का सुनते हो। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, आज तक पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं है। इस बात को सुन आदित्य कहता है, क्योंकि तुम्हारे गुस्से से सभी वाकिफ है तुम्हारे फैमिली में। ये बात सुन विक्रांत कहता है, ये सब बातें हटाओ, ये बताओ कि मैं एनिवर्सरी में क्या कर सकता हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, एनिवर्सरी पर तुम्हारा तो शादी ही नहीं हुआ है। इस बात पर विक्रांत आदित्य को घूरता है और कहता है, अनाया का मेरे लाइफ में आए हुए। ये सुन आदित्य कहता है, ओह बस इतना ही। इतना कहने के बाद आदित्य कुछ सोच उसे आइडिया बताने लगता है। कुछ वक्त पार हो जाते हैं। वही रचना और विहान का खाना खत्म हो जाता है तो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। फिर कार में जा दोनों बैठ जाते हैं।
विहान रचना के घर के पास अपने कार को रोक देता है तो रचना कार से बाहर जाने को थी, तभी विहान रचना का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लेता है तो रचना अपने चेहरे को मोड़ देखती है। तभी विहान कहता है, क्या मैं शादी की डेट फिक्स करवाऊं? इस सवाल को सुन रचना कुछ वक्त खामोश रहती है। तभी विहान फिर कहता है, इस बार तुम हाँ कहोगी तभी मैं कुछ करूंगा, नहीं तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम हाँ ना कह दो। ये सुन रचना विहान को देखती फिर कहती है, ओके, वैसे भी आपने पापा मम्मी को कह दिया है तो शादी आज हो या कल इससे क्या फर्क पड़ता है। अपने बात को कहने के बाद रचना कार से बाहर निकल जाती है। वही विहान उसे जाता देख अपने आप में कहता है, बहुत फर्क पड़ता है, पर एक बार शादी हो जाए और तुम मेरे साथ पूरा वक्त रहो फिर तुम्हारा ये सब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरे प्यार के अलावा तुम्हारे मन में कुछ नहीं चलेगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करके मोड़ वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य विक्रांत को आइडिया दे देता है। फिर दोनों ड्रिंक करते हुए फोन में अच्छा सा प्लेस सर्च कर रहे होते हैं। तभी विक्रांत के एक्साइटमेंट को देख आदित्य कहता है, मुझे नहीं लगा था विक्रांत चौहान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर सकता है। ये सुन विक्रांत जगह देखते हुए कहता है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आदित्य कहता है, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे पास्ट के बारे में उसे पता चलेगा तब क्या होगा? इस सवाल को सुन विक्रांत अपने फोन को देखना बंद कर आदित्य को देखता है। तभी आदित्य कहता है, अनिरुद्ध, अनुराग और सनाया तीनों ही तुम्हारे पास्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, तुम्हें लगता है वो खुशी खुशी अनाया को तुम्हारा होने देंगे? ये सुन विक्रांत आदित्य को बहुत खामोशी के साथ देखता है, फिर थोड़ा गुस्से में कठोरता से कहता है, तो मैं क्या करूं? वो पास्ट था, मैं बदल नहीं सकता हूं, पर मैं अब वैसा नहीं हूं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये सुन आदित्य कहता है, प्रॉब्लम बस यही है कि अनाया को नहीं पता है, तुम उसे सब बता दो, वो एक्सेप्ट करती है, फिर क्या प्रॉब्लम होगा? ये सुन विक्रांत आदित्य से अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कभी नहीं, और तुमने ही कहा था ना मैं ना बताऊं। ये सुन आदित्य कहता है, तब मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है और मुझे ये लगा था तुम अनाया से बोर हो जाओगे, पर तुम उससे रियल लव करते हो और प्यार झूठ से शुरू हुआ है तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बस सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है मत बताओ, बस फ्यूचर में सभी को मनाना कैसे है इसका प्लानिंग अभी से ही कर लेना, क्योंकि विक्रांत चौहान ही कहता है, कुछ हासिल करना है तो प्लानिंग होना जरूरी है। ये सुन विक्रांत ड्रिंक करते हुए कहता है, तुम हो ना मुझे बताने के लिए? ये सुन आदित्य हंसने लगता है और कहता है, मेरे आइडिया अजीब होते हैं। इस बात पर विक्रांत कहता है, पर काम कर जाते हैं, और मुझे बस अनाया चाहिए, मैं उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। दोनों बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे थे और ये वक्त ऐसे ही पार होने लगता है और रात के 9:20 हो चुके थे। दोनों टाइम देखते हैं फिर बार से जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अमेरिका में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। अनिरुद्ध मोक्ष के इस ग्रुप को आइडिया बताता है जो सभी को अच्छा लगता है और सभी इंडिया जाने के लिए यस कर देते हैं कोलिन को छोड़कर। तभी अनिरुद्ध कोलिन को देख कहता है, गिव मी योर आंसर बाय टुमारो। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध मोक्ष को देख कहता है, मोक्ष मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वही मोक्ष सभी को देखता है, फिर अपने लाल चेहरे के साथ अनिरुद्ध के पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, अनिरुद्ध कैसे मुझे सबके सामने अपने साथ चलने कह सकते हैं, सब क्या सोच रहे होंगे। अपने मन में ये सब कहते हुए वो अनिरुद्ध के पीछे जा रहा होता है। तभी सभी से जैसे अनिरुद्ध दूर आया, अनिरुद्ध मोक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो मोक्ष अपने हैरानी से भरी आवाज में कहता है, क्या कर रहे हो आप? इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, इतने दिन दूर रहने का भरपाई। इतना कहने के बाद वो मोक्ष को अपने साथ ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ नील मैनेजर के साथ बातें कर रहा होता है। वही कोलिन दूर बैठा दोनों को बातें करता देख अपने मन में कहता है, उसे मेरे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने मन में इतना कहने के बाद इरिटेट हो खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। वहां से कहीं शांत जगह पर जा बैठ जाता है और खुद में कहता है, आखिर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अपने मन में इतना कहने का बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी नील वहां कोलिन को बैठा देखता है, फिर उसके पास जा कहता है, तुम मेरे वजह से इस अपॉर्चुनिटी को ना कर रहे हो। नील के आवाज को सुन कोलिन अपनी आंखों को खोल देता है और नील की तरफ देखने लगता है। तभी नील उसके बगल में जा बैठ सवाल करता है, मेरा गलती क्या है? क्यों तुम पहले मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किए, फिर उस दिन मुझे संभाल रहे थे और अचानक चले गए और अब इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को मना कर रहे हो। इन बातों को सुन कोलिन कहता है, जानना चाहते हो? इस सवाल को सुन नील कहता है, हाँ। तो कोलिन नील की तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में गुस्से में कहता है, जिस प्रेग्नेंट लड़की का तुम्हारी बहन से एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे लापरवाही के कारण वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे, पर
इतना कहने के बाद वो खामोश हो जाता है और गुस्से में उठ जाने लगता है। वही नील को ये पता लगते ही झटका लगता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष के साथ कार में बैठा था और चिराग कार ड्राइवर के बगल में बैठा था। अनिरुद्ध का कंडीशन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए चिराग रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी चिराग को ईशानी का कॉल आता है। कॉल आते ही चिराग अपने फ़ोन को निकाल देखता है और कॉल रिसीव कर कहता है, मैं बाद में कॉल करूंगा, अभी तुम सो जाओ। इतना कहने के बाद ईशानी का बात सुने बिना ही वो कॉल कट कर देता है। तभी अनिरुद्ध सवाल करता है, ईशानी का कॉल था? इस सवाल को सुन चिराग झट से कहता है, यस सर, सॉरी मैं कॉल उठाया। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें अच्छे से बात कर लेना चाहिए था। ये सुन चिराग अपने बॉस को देखता है। वही दूसरी तरफ ईशानी परेशान इधर उधर घूम रही होती है। फिर वो वापस अपने फ़ोन को उठा चिराग को कॉल करने का सोची थी, पर चिराग फिर कॉल कट कर देगा ये सोचकर वो कॉल ना कर बेड पर जा सोने की कोशिश करती है। वही चिराग अनिरुद्ध से कहता है, सर मैं अभी काम पर हूँ, तो मैं अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स नहीं कर सकता हूँ। चिराग की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, कुछ चीज़ों को पहला प्रायोरिटी बनाना पड़ता है चिराग। अगर ईशानी अभी कॉल की है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगा, तभी वो सोने की जगह तुम्हें कॉल कर रही है। ये सुन चिराग अपने फ़ोन को देखता रहता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, देखना बंद करो और उसे कॉल करो। तो वो अपने फ़ोन को निकाल उसे कॉल करता है तो ईशानी अपने फ़ोन को उठा देखती है, चिराग का कॉल आता देख वो कॉल झट से उठा अपने कान में लगा लेती है तो चिराग हेलो कहता है। तभी ईशानी भी हेलो कहती है। फिर चिराग सवाल करता है, कुछ हुआ है क्या जो तुम सुन नहीं रही हो? इस सवाल को सुन ईशानी जवाब देने की जगह सवाल करती है, तुम कब आओगे? इस सवाल को सुन चिराग कहता है, 2 दिन बाद। ये सुन ईशानी कहती है, ओके, तुम काम कर रहे होगे, तुम करो मैं रखती हूँ। इतना कहने के बाद ईशानी कॉल कट कर देती है तो चिराग हैरानी से अपने फ़ोन को देखने लगता है। वही दूसरी तरफ ईशानी अपने फ़ोन को रख वापस लेट अपने मन में कहती है, मैं इतनी बड़ी बात फ़ोन पर नहीं बताना चाहती हूँ चिराग, तुम जल्दी वापस आ जाओ। इतना कहने के बाद वो अपने आंखों को बंद कर लेती है और सोने का कोशिश करने लगती है। वही दूसरी तरफ अमेरिका में कार रुकता है तो चिराग बाहर निकल पीछे का दरवाजा जा खोल देता है तो अनिरुद्ध और मोक्ष दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। फिर अनिरुद्ध मोक्ष को शिप के पास ले जाने लगता है तो मोक्ष ये देख सवाल करता है, क्या हम बोटिंग करने आए हैं? सवाल सुन अनिरुद्ध कहता है, नहीं। वही चिराग भी पीछे पीछे आ रहा होता है तो अनिरुद्ध कहता है, चिराग तुम्हें आने का जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो आज ही इंडिया के लिए निकल जाओ। ये सुन चिराग हैरानी से अनिरुद्ध को देख कहता है, पर सर मैं आपको अकेला छोड़ कैसे जा सकता हूँ? इस बात को सुन अनिरुद्ध उसे बस घूर कर देखता है तो चिराग कहता है, ओके सर। फिर अनिरुद्ध मोक्ष को एक बड़े से शिप में ले जाता है और शिप ड्राइवर उसे स्टार्ट कर देता है तो मोक्ष पूरे शिप को देखने लगता है। फिर ऊपर की तरफ जगह और अपने हाथ को फैला लेता है। तभी अनिरुद्ध उसके पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। तो मोक्ष अपने आंखों को खोल चेहरे को मोड़ अनिरुद्ध की तरफ देखता है तो अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है। तभी मोक्ष उसे किस करने से रोकते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं आप, वो देख लेंगे तो। ये सुन अनिरुद्ध उसके कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर कहता है, वो नहीं देख सकता है और समुद्र में दूर दूर तक कोई और शिप नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को अपने ग्रीफ में ले वापस उसे प्यार से किस करने लगता है। किस करते हुए वो अपने जीभ को उसके जीभ से सटा उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। किस करते हुए वो उसे लेटा देता है और उससे दूर हो अपने टी शर्ट को खोल देता है। फिर मोक्ष के टी शर्ट को खोलने वाला था तभी मोक्ष अपने लाल चेहरे के साथ अनिरुद्ध को देखते हुए कहता है, अगर कोई देख लिया तो। उसके इस सवाल पर अनिरुद्ध मोक्ष के टी शर्ट को खोल उसके गर्दन पर जा किस करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, तो जिसने देखा होगा उसे भी पता चल जाएगा तुम मेरे हो। इस सवाल का उम्मीद नहीं था मोक्ष को, वो कुछ कहने को था पर तभी उसके सीने के पास आ उसके सेंसिटिव हिस्से को लिक करते हुए बाइट किया तो मोक्ष के मुंह से चीख निकल आया और उसके हाथ अनिरुद्ध के बालों पर चले गए। वही अनिरुद्ध पैशनेटली लिक करते हुए अपने हाथ को उसके जॉगर के अंदर ले जाने लगता है तो मोक्ष उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष को हैरानी से देखता है तो मोक्ष उसे मोड़ अनिरुद्ध के गर्दन को किस करना शुरू कर देता है तो अनिरुद्ध एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वही मोक्ष किस करते हुए नीचे आने लगता है, साथ ही अपने किस के बाइट का निशान भी अनिरुद्ध के शरीर में देता जा रहा होता है। किस करते हुए वो कमर के पास आता है, फिर बेल्ट खोलने लगता है। वही मोक्ष को पहल करता देख आज अनिरुद्ध के मन में अलग ही खुशी था। वही मोक्ष उसके जीन्स को खोल बाकी कपड़े भी शरीर से निकाल देता है, फिर अपने हाथों से अनिरुद्ध के सेंसिटिव हिस्स को छूता है तो अनिरुद्ध की आंखें बंद हो जाती है। वही मोक्ष अपने होंठों को सटा उसे किस करते हुए लिक करना शुरू करता है।
तो अनिरुद्ध अपने हाथ को मोक्ष के बालों के पास ले जा, अपने उंगलियों को उसके बाल के अंदर ले जा, गहरी सांस भरते हुए कहता है, मोक्ष ये क्या कर रहे हो? पर मोक्ष कोई जवाब नहीं देता है। वही अनिरुद्ध से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो आधा उठ जाता है। वही अब भी मोक्ष अनिरुद्ध के सेंसिटिव पार्ट को लिक किए जा रहा होता है। अनिरुद्ध उसे अपने तरफ और पुश करने लगता है, साथ ही अपने आंखों को बंद कर लेता है। अनिरुद्ध आखिर में अपने चरण सीमा में आ जाता है तो मोक्ष को खुद से दूर कर उसके होंठों को अपने होंठों से मिला, उसे किस कर वापस पलट देता है। फिर उसे पीछे मोड़ अपने हाथ को जॉगर के अंदर ले जाता है और सेडिक्टिवली अपने हाथ फेरने लगता है। तो मोक्ष की सिसकियां बाहर आने लगती है। तभी अनिरुद्ध उसके करीब जा सवाल करता है, तुम चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं? ये सुन मोक्ष गहरी सांस भरते हुए सिसकियों के साथ कहता है, हाँ। ये सुन अनिरुद्ध उसके जॉगर को थोड़ा नीचे कर सेट करता है और उनके अंदर इंटर करने लगता है। जैसे ही अंदर इंटर होता है मोक्ष की चीख निकल पड़ती है। तभी अनिरुद्ध उसके चेहरे को अपने तरफ मोड़ उसके होंठों को किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ नील अपने रूम में उदास बैठा था। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है तो वो अपने उदासी से भरे आवाज में धीमे से कहता है, दरवाजा खुला है। ये सुन मैनेजर दरवाजा खोल अंदर आता है। नील जब मैनेजर को यहाँ देखता है तो सवाल करता है, यू आर हियर? ये सुन मैनेजर उसके पास जा बगल में बैठ अपने टूटे फूटे हिंदी में कहता है, तुम अचानक से निकल कर यहाँ आ गया तो बस देखने के लिए मैं आया। ये सुन नील कहता है, वो मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इस लिए। ये सुन मैनेजर झट से सवाल करता है, तुमको क्या हुआ है? सवाल सुन नील कहता है, कुछ नहीं, बस फीवर जैसा लग रहा था पर फीवर नहीं है। ये सुन मैनेजर उसके माथे पर अपने हाथ को रखता है, फीवर नहीं होता है ये चेक कर। वो कहता है, हाँ फीवर नहीं है। इतना कहने के बाद वो नील के चेहरे को देखने लगता है तो उसे नील का किस याद आने लगता है और वो नील में एक पल के लिए खो और उसके चेहरे पर हाथ रख उसके आंखों में बस देखने लगता है। तो नील भी मैनेजर के आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सवाल सुन मैनेजर झट से अपने हाथ हटा उससे थोड़ा दूरी बना लेता है, फिर खड़े हो कहता है, तुम आराम करो, अगर तुमको तुम्हारा तबीयत ठीक ना लगे तो आ जाना मेरे पास। इस बात को कहने के बाद वो रूम से बाहर जाने लगता है। वही कोलिन नील के रूम के बाहर दीवार से टिक खड़ा था। मैनेजर दूसरे साइड से निकल गया और कोलिन पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी कोलिन रूम के अंदर जाता है तो देखता है नील बेड पर लेटा है, तो दरवाजा धीरे से बंद कर नील के पास जाता है और उसके बगल में बैठ उसकी तरफ देखता है। नील की आंखें बंद थी और वो अपने एक हाथ को अपने आंखों पर रखा हुआ था। तभी कोलिन उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है तो नील अपने आंखों से हाथ हटा, अपने आंखों को खोल, अपने हाथ कोलिन के सीने पर रख उसे खुद से दूर कर देता है और कोलिन की तरफ हैरानी से देखते हुए वो उठ उससे दूरी बना रोने लगता है। वही कोलिन नील को बस रोता हुआ देख रहा था। तभी नील रोते हुए कहता है, सॉरी मेरे कारण ये सब हुआ, पर मेरा भी कसूर पूरे तरीके से नहीं था। प्लीज मुझे माफ नहीं कर सकते हो तो सजा दे दो, पर मेरे जज्बातों के साथ मत खेलो। अपने बात को कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगता है। तभी कोलिन अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम्हें सजा चाहिए राइट? ये सुन नील अपने नम आंखों से उसे देखता है तो कोलिन आगे कहता है, जिंदगी भर मेरे बनकर रहो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई आए, मैनेजर भी। ये सुन नील हैरान हो जाता है और वो अपने रुहासा से भरी आवाज में कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और मैनेजर को बस फिक्र है, मेरा उनके साथ कोई वैसा रिश्ता नहीं है। ये सुन कोलिन हंसने लगता है तो नील हैरान हो जाता है और वो हैरानी से भरे नज़र से कोलिन को देखने लगता है। तभी कोलिन हंसना बंद कर नील के बाजू को पकड़ उसे अपने करीब खींच उसके आंखों में देख कठोरता से कहता है, अच्छा तो फिर वो उस किस के बाद से तुम्हारा एक्स्ट्रा केयर क्यों करने लगा है? जवाब है तुम्हारे पास, बोलो। ये सुन नील इस बारे में सोचने लगता है। तभी कोलिन गुस्से में कहता है, तुम आज से सिर्फ मेरे हो। इतना कहने के बाद उसके बाजू को छोड़ खड़ा हो वहां से जाने लगता है। तभी नील कहता है, आपको मुझसे नफरत है, फिर क्यों आप मुझे अपना बनाना चाहते हो? इस सवाल को सुन कोलिन कहता है, ताकि जैसे मुझे प्यार नहीं मिल सकता है वैसे ही मैं भी तुम्हें प्यार के लिए तरसते हुए देखना चाहता हूँ। इस बात को सुन नील के आंखों से आंसू बहने लगता है। वही कोलिन बाहर चला जाता है और अपने रूम के अंदर जा वो बेड पर लेट जाता है और खुद में कहता है, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पा रहा, ना ही तुम्हें किसी और के साथ, पर मैं उस इंसान से प्यार कैसे कर सकता हूँ जिसके वजह से अपने शब्द को अधूरा कह वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को अपने बाहों में भरे दोनों नीले आसमान को देख रहे होते हैं और ये वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। कुछ वक्त के बाद शिप एक बड़े से आइलैंड में जा रुकता है तो अनिरुद्ध मोक्ष का हाथ पकड़ शिप से बाहर आ जाता है। तो बड़े से आइलैंड को देख मोक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो पूरे आइलैंड को देखने लगता है भागते हुए। वही अनिरुद्ध बस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर कहता है, धीरे चलो गिर जाओगे।
अनिरुद्ध के इस बात को सुन मोक्ष कहता है, नहीं गिरूंगा, बच्चा थोड़ी हूँ। वो ये कहता है और उसका पैर किसी चीज से फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है तो अनिरुद्ध जल्दी से उसके पास जा कहता है, बच्चे ही हो। इतना कहने के बाद उसे गोद में उठा ले जाने लगता है। अनिरुद्ध मोक्ष को आइलैंड में बने छोटे से लकड़ी वाले सुंदर से घर के अंदर ले जाता है तो घर की खूबसूरती को देख मोक्ष सवाल करता है, ये घर किसका है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध बस मुस्कुरा देता है पर कुछ जवाब न दे उसे बाथरूम में ले जा बाथटब में डाल देता है तो मोक्ष हैरानी से अनिरुद्ध को देख सवाल करता है, क्या कर रहे हो आप? इस सवाल को सुन अनिरुद्ध अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, हम दोनों ही बहुत गंदे हो गए हैं, तुम तो पूरे बालू से नहा भी चुके हो। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े उतार बाथरूम के अंदर चला जाता है और मोक्ष की तरफ देखता है जिसका चेहरा लाल हो चुका था। तभी अनिरुद्ध उसके करीब जाते हुए कहता है, मुझे तुम अभी कुछ वक्त पहले बिन कपड़ों के देखी थी फिर भी तुम ही मुझसे शर्मा रहा है। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष के करीब आ रहा था और मोक्ष उससे पीछे होते हुए कहता है, शर्मा नहीं रहा हूँ। इस बात को सुन अनिरुद्ध उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, सच में नहीं शर्मा रहे हो? तो मोक्ष अपने सिर को ना में हिला देता है। ये देख अनिरुद्ध उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तो एक बार फिर पहल करो अपने साइड से। इस बात को सुन मोक्ष अपने चेहरे को झुका कहता है, वो बस वन टाइम था। ये सुन अनिरुद्ध उसकी गर्दन के करीब जा कहता है, अच्छा। इतना कहने के बाद वो उसकी गर्दन को किस करने लगता है तो मोक्ष उसे खुद से दूर कर कहता है, मुझे अब भी दर्द हो रहा है। मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। फिर दोनों साथ नहाने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अनिरुद्ध टॉवल मोक्ष के गीले बालों को सुखाने लगता है। फिर उसके बालों को सुखाने के बाद वो अपने कपड़े पहन किचन जाता है और खाना बनाने लगता है। वहीं मोक्ष भी उसके पीछे आ जाता है तो फिर वही सवाल करता है, ये घर किसका है? आपने बताया नहीं। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध खाना बनाते हुए कहता है, ये घर और पूरा आइलैंड तुम्हारा है। इस बात को सुन मोक्ष हैरानी से देखता है और चौंकते हुए कहता है, सच्ची? तो अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, हाँ सच्ची। फिर मोक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, तो यहाँ हम अगली बार फैमिली और फ्रेंड्स सबके साथ आएंगे, ओके? ये सुन अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, ओके। अनिरुद्ध के इस बात को सुन मोक्ष फिर अनिरुद्ध का डिनर बनाने में हेल्प करने लगता है। डिनर बनने के बाद दोनों साथ डिनर करते हैं। फिर रूम में आ जाते हैं और थके होने की वजह से मोक्ष सो जाता है। वहीं अनिरुद्ध लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र मोक्ष पर जाती है तो वो मोक्ष के माथे को प्यार से चूम अपने काम में वापस फोकस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुबह का वक्त हो रहा था। अभी 10:30 हो रहा होता है। वही विहान रचना के घर पंडित जी के साथ पहुंच गया था। रचना ना जा घर पर ही थी। सारे डेट फिक्स होने के बाद रचना की माँ पंडित जी को खाना खिलाती है और दान में कुछ देती है। फिर पंडित जी चले जाते हैं और सभी साथ बैठे होते हैं। तभी रचना के पिता कहते हैं, बेटा आप शादी में क्या चाहते हो, आप बता दीजिए, हम शादी की बिल्कुल वैसी ही तैयारियां करेंगे। ये सुन विहान मुस्कुरा कर कहता है, आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस अपनी बेटी को जिस तरह भेजना चाहते हैं आप भेज दे, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये सब सुन रचना के पिता कहते हैं, पर बेटा। वो इतना कहे ही थे कि विहान बात को काटते हुए कहता है, बेटा सिर्फ कहते हैं या मानते भी है? इस सवाल को सुन रचना के पिता कहते हैं, मानता भी हूँ। जवाब सुन विहान मुस्कुरा कर कहता है, तो बस बात खत्म। वही रचना अपनी माँ के साथ बैठी थी। ये सब बातें सुन अपने मन में कहती है, अगर मेरे मन से जैस्मीन का बात निकल जाए तो विहान कितने परफेक्ट है ना। हर लड़की का सपना होता है उसे कोई ऐसा मिले जो उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स माने। अपने मन में इतना कहने के बाद वो गहरी सांसें भरती है। फिर खड़ी हो कहती है, मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊं, एक ही क्लास छूटेगा। ये सुन रचना की माँ कहती है, नहीं जरूरत नहीं है, कल चली जाना। इस बात को सुन विहान कहता है, अगर रचना का मन है तो उसे कॉलेज जाने दीजिए। विहान के कहने पर उसकी माँ अब कुछ नहीं कहती है तो रचना चिढ़ते हुए खड़ी हो कहती है, मैंने कहा तो आप मना कर दी, पर विहान ने कहा तो आप मान गई। मैंने सुना था, आज देख भी लिया कि पेरेंट्स बदल जाते हैं जब उनकी बेटी का शादी हो जाए, पर आप तो पहले ही बदल गई। अपने बात को कहने के बाद जाने लगती है तो रचना की माँ खड़ी होने को थी, पर रचना के पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी रचना की माँ विहान से कहती है, वो बच्ची है। इस बात को सुन विहान हंसने लगता है और कहता है, आप ये मत सोचिए, मुझे उसके बातों का बुरा लगा है, वैसे क्या मैं उसे कॉलेज छोड़ सकता हूँ? इस सवाल को सुन रचना के पेरेंट्स हाँ कह देते हैं तो रचना नीचे आती है तो वो गुस्से में बाहर जाने लगती है। आज अपने पेरेंट्स को बाय भी नहीं करती है। तभी बाहर आने के बाद विहान रचना के लिए कार खोलता है तो वो कार के अंदर चिढ़ते हुए बैठ जाती है। तभी विहान कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है।